मित्रों, जय माता की नमस्कार। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा विषय उन मित्रों के लिए बहुत रोचक होने वाला है जो ज्योतिष लाल किताब तो जानते ही हैं, लेकिन अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और ज्योतिष को विज्ञान के नज़रिए से देखना पसंद करते हैं और ख़ास तौर पे बायोलॉजी के नज़रिए से, तो उनके लिए आज का विषय बहुत रोचक होने वाला है। आज का हमारा विषय का टॉपिक है बुद्ध की नाली। आप में से बहुत लोगों ने इसकी डिमांड की थी जब मैंने बुद्ध का अंडा इस विषय पे अपनी वीडियो डाली थी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत लोगों ने इसकी मांग की थी और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल विषय है क्योंकि इस विषय की जानकारी होने के बाद आपकी जो प्रिडिक्टिव एनालिटिकल नॉलेज है उसके अंदर बहुत बढ़िया सुधार आएगा, बहुत रिफाइनमेंट आएगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए आज के विषय में प्रवेश करते हैं, बुद्ध की नाली। तो क्या है बुद्ध की नाली? आपने एक बायोलॉजिकल टर्म सुनी होगी जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, यानी कि हिंदी में उसको गर्भनाल बोलते हैं और हमारे गांव देहात की भाषा में उसको नौड़ बोलते हैं, नौड़। अब ये गर्भनाल जिससे बालक अपनी माता के गर्भ से जुड़ा होता है और उसका जीवन उस माता के जीवन पे निर्भर होता है या माता उसको जो दे उसी से उस बालक का पालन पोषण होता है। अब बुद्ध की नाली के विषय को समझने के लिए ये समझना और जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि हम दो ग्रहों की मुख्य तौर पे बात करेंगे। उनमें से एक है बुध ग्रह और दूसरा है ग्रह शुक्र। अब आप सभी जानते हो और मैंने बुद्ध का अंडा वाली मेरी जो यूट्यूब पे जो मेरी वीडियो पड़ी है उसमें मैंने बताया था कि बुध को लाल किताब में सर्वशक्तिमान माना गया है। यानी कि बुध एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी ग्रह के साथ अगर बैठ जाए तो उसके जैसा हो जाता है या उसके असर देने शुरू कर देता है। लेकिन अगर बुध किसी भाव में अकेला बैठा हो तभी वो सिर्फ अपने असर देता है। और बुध को लाल किताब में कन्या भी कहा गया। अब जो शुक्र है उसको स्त्री कहा गया है। बुध और शुक्र का यह रिश्ता आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक कन्या यानी कि बुध की शुक्र बनने की यात्रा, यानी कि महावारी शुरू होने के बाद जब एक कन्या शुक्र में परिवर्तित होती है तो उस यात्रा को या उस रिश्ते को इस बुद्ध की नाली के कंसेप्ट में लाल किताब में बुना गया। और अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में हम देखें तो बुद्ध को हम अंडा कहेंगे या एग कहेंगे और जो शुक्र है उसको स्पर्म भी कहा गया है। यानी कि स्पर्म का जो आगे का मुंह होता है उसको राहु बोलते हैं और उसके पीछे की पूंछ उसको केतु बोलते हैं। और आप सभी जानते हो कि लाल किताब में जो शुक्र है वो राहु प्लस केतु इन दोनों से मिलके बनता है। यानी कि इन दोनों से मिलके स्पर्म का निर्माण होता है और उससे उस बुद्ध का जो संबंध है उस इन दोनों के संबंध को लाल किताब में बुद्ध की नाली बोला गया। अब नाली जो है यानी कि पाइप, यानी कि हमारे शरीर में जो वेन्स हैं, नसें हैं, उनको भी बुद्ध बोला गया। तो बुध और शुक्र के बीच में जो एक नाली के तहत या एक ट्यूब के तहत जो रिश्ता बनता है उसको बुद्ध की नाली कहते हैं। लाल किताब में आपने पढ़ा है मित्रों, और ये मेरी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो कि जो एक से तीसरे घर हैं, यानी कि किसी भी घर से तीसरा घर, यानी कि एक घर छोड़ के अगला घर, वो आपस में नहीं मिलते। यानी कि इनके बीच में आपस में कोई गुणों का मिलान नहीं होता, एक दूसरे को नहीं देखते। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक ये घर, तो ये आपस में नहीं मिलते। लेकिन अगर इन दोनों घरों के बीच में बुद्ध की नाली एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर ये आपस में मिल सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो सूर्य, शुक्र और बुध हैं वो लगन कुंडली में हमेशा एक दूसरे से आगे पीछे ही होते हैं, यानी कि एक घर आगे एक घर पीछे। तो लेकिन ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि सूर्य यहाँ हो, बुध यहाँ हो और शुक्र यहाँ पहुंच जाए, या कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि शुक्र यहाँ पे है, बुध और सूर्य या वो इकट्ठे हो जाएं। तो यानी कि ये आपस में आगे पीछे ही होते हैं। तो इस सिचुएशन में जब एक से तीसरे घर में यानी कि शुक्र और बुध अगर एक दूसरे से तीसरे होके बैठ जाएं तब शुक्र और बुध के बीच में बुद्ध की नाली एस्टेब्लिश हो जाती है, या यूं कहिए कि बुद्ध की नाली बनने की संभावनाएं होती हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, ये एक बुद्ध का अंडा है और यहाँ पे मैंने शुक्र बनाया है, शुक्र का स्पर्म जिसका कि हेड राहु का है
और उसकी टेल केतु की है, तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है एक नाली के तहत या एक ट्यूब के तहत बनता है और इसमें जो ट्रांसफर है वो बुध से शुक्र की तरफ होता है। अब ट्रांसफर क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। यानी कि अब आप इसको अगर आप अपने टेवे में देखें तो टेवे में जहां बुध बैठा हो और जहां शुक्र बैठा हो, यानी कि बुध अगर पहले घरों में हो और शुक्र बाद के घरों में हो, तब इस नाली की संभावनाएं बनती हैं। और अगर बुध अकेला बैठा है तो बुध अपने गुणों को ट्रांसफर करेगा शुक्र के अंदर, और नहीं तो बुध जिसके प्लैनेट जिस ग्रह के साथ बैठा है उसके गुणों को शुक्र में ट्रांसफर करेगा। और दूसरा ग्राउंड रूल मित्रों इसका ये है कि इसमें जो ट्रांसफर है वो बुध से शुक्र की तरफ होगा एनर्जी का, लेकिन जो ट्रांसफर होने या ना होने की अथॉरिटी है वो शुक्र के पास होती है। यानी कि शुक्र अलाउ करेगा तो बुध से शुक्र तक एनर्जी ट्रांसफर होगी अथवा नहीं होगी। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि शुक्र अलाउ नहीं करेगा? यानी कि जो बुध है, अगर आपके टीवे में शुक्र के शत्रु जैसे कि सूर्य, राहु, अगर इनके साथ बुध बैठा है तो फिर शुक्र इस नाली को बंद कर देगा। शुक्र इस नाली में बुध की एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने देगा। अब आपने एक और कंसेप्ट लाल किताब में सुना होगा कि बुध के बिना शुक्र पागल हो जाता है। यानी कि बुध अगर फूल है तो शुक्र फल है, और ये नाली बंद है तो लाल किताब में ऐसा लिखा है कि शुक्र के बिना बुध का असर केवल फूल होगा। यानी कि वहां फूल तो होगा, बुध तो होगा, लेकिन फल नहीं होगा। यानी कि शुक्र में कोई हरकत नहीं होगी या शुक्र के आपको वो असर नहीं आएंगे जो बुध की नाली मिलने से आते हैं, क्योंकि शुक्र को हमेशा बुध चाहिए ही चाहिए। और अगला ग्राउंड रूल ये है, बुध पहले घरों में हो और शुक्र बाद के घरों में हो, या शुक्र आगे हो और बुध पीछे हो तो अच्छा रहता है। तो दोनों ग्रहों के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि तब ये नाली मुकम्मल हो पाती है। पर अगर शुक्र पहले हो और बुध बाद में हो तो ये नाली नहीं बन पाती। जब ये नाली नहीं बनेगी तो जैसे जो मैंने बताया कि बिना बुध के शुक्र पागल, तो उस सिचुएशन में उन हॉरोस्कोप्स में आप ये नोटिस करोगे कि वैसे पोजीशन के हिसाब से शुक्र बुध सब अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये नाली नहीं बन रही है इस वजह से शुक्र के उतने अच्छे असर नहीं आ रहे। या जब शुक्र अच्छा नहीं होगा या शुक्र के अच्छे असर नहीं होंगे तो उसकी वजह से जो राहु और केतु हैं उनके बीच में एक प्रकार का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। या इनडायरेक्टली दूसरे शब्दों में आप ये कहो कि जब ये नाली बन जाती है तो उसका ये फायदा होता है कि जो राहु और केतु हैं उनके बीच में एक तरह का बैलेंस बन जाता है, क्योंकि शुक्र अच्छा हो जाता है, शुक्र को बुध के असर मिलने शुरू हो जाते हैं या शुक्र और बुध मिल जाते हैं इस नाली के तहत। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है, जब शुक्र पीछे हो और बुध आगे हो फिर भी ये नाली मुकम्मल होती है। वो उस स्थिति में है जब बुध के साथ मंगल हो। मंगल जो कि हमारे लग्न का कारक होता है, हमारे रक्त का कारक होता है, तो उस समय पे उस सिचुएशन में, यानी कि जब बुध को, अंडे को रक्त की सपोर्ट मिल जाए, खून की सपोर्ट मिल जाए, आयरन की सपोर्ट मिल जाए, तो फिर वो शुक्र के साथ वो नाली कायम कर लेता है। ऐसा लाल किताब में लिखा गया है। और एक इसमें ग्राउंड रूल मित्रों ये है कि जब शुक्र लगन में होता है, जब शुक्र लगन में होता है तो बुध कहीं भी बैठा हो तो ये नाली मुकम्मल हो जाती है, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, क्योंकि उस समय शुक्र राजा है, कुंडली का राजा है। और ये कंडीशन मूलतः आप वर्षफल में नोटिस करोगे। जब वर्षफल में शुक्र लगन में आ जाए, कि यहाँ पे जैसे ये परिस्थिति आप वर्षफल में नोटिस करोगे, जब लगन में शुक्र हो और बुध चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, चाहे चाहे और किसी भाव में हो, लेकिन शुक्र से सातवें ना बैठा हो। जब बुध शुक्र से सातवें बैठा होगा लगन कुंडली वर्षफल में, तब ये कंडीशन नहीं लगेगी, यानी कि अप्लाई नहीं होगी, तब नाली नहीं बनेगी। लेकिन जब शुक्र लगन में होगा और बुध किसी और घर में हो, सातवें घर को छोड़ के, तब ये नाली बनने की संभावनाएं होती हैं। यानी कि तब बुध शुक्र के साथ वो नाली मेंटेन कर लेता है, नाली क्रिएट कर लेता है। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? कि क्योंकि शुक्र के पास अथॉरिटी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस नाली को यस और नो करने की शुक्र के पास अथॉरिटी है। तो शुक्र राजा है और अपनी मनमानी करेगा और अपने ढंग से नाली मुकम्मल हो यस और नो का डिसीजन लेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर वर्षफल में बुध लगन में आ जाए तो ये नाली मुकम्मल नहीं होगी। यानी कि
बुध और शुक्र के बीच में ये नाली नहीं बनेगी। तो उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि लग्न का जो मालिक है, क्योंकि लग्न का मालिक सूर्य होता है और जब बुध लग्न में हो, तो वो सूर्य के जैसा बिहेव करने के लिए बाध्य होता है। ऐसा लाल किताब में लिखा है कि बुध सूर्य जैसा, अगर बुध लग्न में है तो वो सूर्य जैसा बिहेव करेगा और सूर्य शुक्र का शत्रु है। तो इस वजह से ये नाली बुध और शुक्र के बीच में मुकम्मल नहीं होगी, यानी कि शुक्र इसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि शुक्र अपने शत्रु ग्रह सूर्य और राहु, इनसे बुध को नाली मिलने नहीं देगा। यानी कि अगर टीवी में ये व्यवस्था हो कि सूर्य और राहु के साथ बुध बैठा हो, तो बुध तो ये नाली बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य और राहु दोनों ही शुक्र के शत्रु हैं, तो शुक्र इस नाली को अलाउ नहीं करेगा, यानी कि ये नाली नहीं बनेगी। अब शुक्र के असर अच्छे नहीं होंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ छठे घर में शुक्र बना दिया। अगर आप इस सिचुएशन को पूरी को घुमा के सातवें में भी ले जा सकते हो कि सूर्य, राहु और बुध छठे में और शुक्र सातवें में, तो आपको बुध भी अच्छा दिख रहा है, शुक्र भी अच्छा दिख रहा है, अपने घर का, बुध उच्च का, लेकिन फिर भी ये नाली मुकम्मल नहीं होगी। यानी कि उस जातक को शुक्र से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड समस्याएं आएंगी, जबकि आपको शुक्र सातवें घर का दिख रहा है और बुध छठे घर का दिख रहा है। ये एक रिफाइनमेंट आपकी जो प्रोडिक्टिव पावर है, जो जो आपका फलित करने का जो कैपेबिलिटी है, उसके अंदर ये एक रिफाइनमेंट आपको दिखेगी अगर आप इस बुध की नाली वाले कंसेप्ट को अप्लाई करोगे। और मित्रों, इस स्थिति में जिसमें कि बुध और मंगल इकट्ठे बैठे हों, चाहे वो छठे घर में बैठे हों यहाँ पे, चाहे वो आठवें घर में बैठे हों, तो यहाँ से भी नाली मुकम्मल हो जाएगी और यहाँ से भी नाली मुकम्मल हो जाएगी। तो शुक्र उसको अलाउ करेगा, क्योंकि शुक्र मंगल से शत्रुता नहीं करता या मंगल शुक्र से शत्रुता नहीं करता। तो यहाँ पे नाली दोनों साइड में, वो दोनों साइड में बनने की संभावना है, यानी कि दोनों दिशाओं से। मंगल के अलावा अगर बुध के साथ इस भाव में और कोई प्लैनेट बैठा हो, चाहे चंद्रमा बैठ जाए या शुक्र का और कोई मित्र प्लैनेट बैठ जाए, फिर ये नाली नहीं बनेगी। जैसे कि केतु बैठ जाए, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में ये नाली नहीं बनेगी। बुध के साथ अगर शुक्र का मित्र बैठा हो, लेकिन बुध आगे है और शुक्र पीछे है। अब ये बुध की नाली का जो कंसेप्ट है, वो समझने के बाद आपको 3 चीजें जिनमें आपको बहुत अच्छा ज्ञान या एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, वो ये हुई। पहली तो कि अगर बुध की नाली मिल रही है, तो उससे शुक्र शांत हो जाएगा और शुक्र शांत हो जाने से उस जातक के टेवे में राहु केतु के बीच में एक प्रकार का आपको बैलेंस दिखेगा, एक प्रकार का आपको सामंजस्य दिखेगा, एक प्रकार की आपको पॉजिटिव एनर्जी दिखेगी। और दूसरी संभावना कि अगर बुध की नाली शुक्र में मिल रही है और बुध की नाली अगर मंगल की एनर्जी को लेके शुक्र में मिल रही है, तो वहां औलाद कायम करने की संभावनाएं अच्छी हो जाती हैं। यानी कि जब नाली मिल जाती है, तो आप अपनी प्रेडिक्शंस के अंदर नाली के कंसेप्ट को यूज करके आप ये देख सकते हो कि इस जातक के अंदर या इस जातिका के अंदर जो फर्टिलिटी पावर है, उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस किस लेवल तक है, जो कि आप सामान्य तौर पे ग्रहों को सिर्फ इनकी उनकी पोजीशनिंग देख के शायद उतना प्रिसाइजली ना प्रिडिक्ट कर पाएं। और तीसरा, क्योंकि जो बुध है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी है, हमारी बुद्धि से रिलेटेड भी है, और शुक्र हमारी जो इनकम है या हमारी वेल्थ है या जो हमारी लग्जरीज है, तो उस रिश्ते को भी कि वो रिश्ता कितनी आसानी से कायम होगा या उसमें जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तो इस प्रेडिक्शन को भी आप बहुत क्लोजली और बहुत अच्छे से मुकम्मल कर सकते हो। ये है मित्रों बुध की नाली। अब मित्रों, इसमें यूज केसेस बहुत हो सकते हैं कि बुध कहीं बैठा हो, शुक्र कहीं बैठा है, वर्षफल में कौन सा ग्रह राजा बन के बैठा है। अगर राहु राजा बन के आ जाए तब क्या होगा? अगर राहु और केतु का वर्षफल में राज्य होगा उस जन्म कुंडली पे, तो फिर ये बुध की नाली बुध और शुक्र दोनों के मिलाप को बहुत कमजोर कर देती है, या उस जातक के जीवन में इन 2-3 एस्पेक्ट्स को लेके, बिजनेस या संतान योग को लेके बहुत संघर्ष रहता है, क्योंकि राहु इस बात को अलाउ नहीं करता, या शुक्र राहु के राज्य में उस नाली को मिलाने में बहुत संकोच करे। तो हर यूज केस अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी आप मुझे मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हम और चर्चा कर सकते हैं। और बाकी
जो नए-नए यूज़ केसेस बना के कि उस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, लेकिन ध्यान रखना कि ये बुध की नाली का कांसेप्ट लगन कुंडली पे भी चलेगा और आपके वर्षफल में भी चलेगा। आशा करता हूँ कि ये कांसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में लाल किताब में पंडित रूपचंद जोशी जी ने पूरे 2 पेज लिखे हुए हैं। किसी भी विषय के ऊपर इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, तो ये बहुत अच्छा कांसेप्ट है और आपकी जो प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी और एक रिफाइनमेंट देगा। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह मुझे नए-नए विषय सुझाते रहें और हमारी ये लाल किताब सीखने की जो यात्रा है, इसी तरह चलती रहे। तो आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।